नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर है उस भोजन का जो हम हर रोज खाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा करता है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई निवाला मुंह में जाता है तो उसके बाद असल में होता क्या है? वो सिर्फ पेट में जाकर गायब तो नहीं हो जाता। इसकी एक बहुत लंबी और काफी जटिल यात्रा होती है। ये पूरी यात्रा एक खास हाईवे पर होती है जिसे हम पाचन तंत्र या पोषण नाल कहते हैं। सोचिए, ये एक लगातार चलने वाली लंबी सी ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होकर शरीर के दूसरे छोर पर खत्म होती है, और इसी का काम है हमारे खाने को प्रोसेस करना। इस हाईवे के आप कह सकते हैं 3 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, भोजन को पचाना, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दूसरा, उस भोजन को धीरे धीरे आगे पहुंचाते रहना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पचे हुए भोजन से सारे पोषक तत्वों को सोखना ताकि शरीर उन्हें इस्तेमाल कर सके। असल में ये बात कितनी दिलचस्प है ना कि हमारा शरीर उन्हीं चीजों से बनता है जो हम खाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं, और पाचन तंत्र का काम है खाने को इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलना ताकि हमारा शरीर खुद की मरम्मत कर सके और बढ़ सके। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? जाहिर सी बात है, हमारे मुंह से। चलिए देखते हैं कि इस यात्रा के पहले कदम पर क्या क्या होता है। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, एक पूरी टीम काम पर लग जाती है। दांत उसे पीसने का काम करते हैं, जीभ उसे चारों तरफ घुमाकर मिलाने का, और उसी वक्त लार ग्रंथियां लार छोड़ना शुरू कर देती हैं। आपको पता है, हम हर दिन लगभग 1.5 लीटर लार बनाते हैं। ये सिर्फ खाने को गीला ही नहीं करती, बल्कि इसमें मौजूद एंजाइम्स के साथ पाचन की केमिकल प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हो जाती है। मुंह के बाद खाना ग्रसनी नाम के एक हिस्से में जाता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प जंक्शन है, क्योंकि यहीं से हमारी सांस की नली और खाने की नली का रास्ता अलग होता है। मतलब ये हवा और खाना दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। यहीं पर एक छोटा सा फ्लैप होता है जो ये पक्का करता है कि खाना गलती से सांस की नली में न चला जाए। अगला पड़ाव है ग्रास नली। ये करीब 9 से 10 इंच लंबी एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका बस एक ही काम है, खाने को गले से पेट तक सुरक्षित पहुंचाना। इसकी दीवारें एक लहर की तरह सिकुड़कर खाने को नीचे की तरफ धकेलती हैं। और अब खाना पहुंचता है अपनी यात्रा के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, पेट में। ये सिर्फ एक स्टोरेज बैग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेसिंग चेंबर है। पेट, जिसे हम आमाशय भी कहते हैं, असल में मांसपेशियों का बना एक खोखला थैला है। जब ये खाली होता है तो सिकुड़ा रहता है, लेकिन जब इसमें खाना भर जाता है तो ये फैलकर लगभग 1 लीटर तक खाना रख सकता है। जो चीज़ पेट को वाकई खास बनाती है वो है इसकी दीवारों में मौजूद मांसपेशियों की 3 अलग-अलग परतें। ये सभी मिलकर सिकुड़ती हैं, जिससे पेट के अंदर का खाना, आप कह सकते हैं, मथ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं और पाचक रसों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। पेट का माहौल बहुत ही, कह सकते हैं, सख्त होता है। यहाँ जो पाचक रस होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका पीएच लेवल 1 से 2 के बीच होता है। मतलब इतना एसिडिक कि ये खाने के साथ आए कई बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर सकता है। पेट खुद को इस एसिड से बचाने के लिए अपनी दीवारों पर एक मोटी परत बनाकर रखता है। तो इस पावरफुल जठर रस में आखिर होता क्या है? इसमें पेप्सिन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। लाइपेज होता है जो फैट्स पर काम करता है, और साथ ही इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसे इतना एसिडिक बनाता है और एंजाइम्स को अपना काम करने में मदद भी करता है। तो इस पूरी केमिकल प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? पेट में बड़े और जटिल प्रोटीन्स सरल पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, और फैट्स यानी वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। खाना अब एक गाढ़े अर्ध तरल पेस्ट जैसा बन चुका है। पेट में अपना काम पूरा करने के बाद खाना अपनी यात्रा के सबसे लंबे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में दाखिल होता है, छोटी आंत। यहीं पर असली जादू होता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? छोटी आंत की औसत लंबाई 20 से 22 फीट होती है। जी हाँ, 20 से 22 फीट। ये अविश्वसनीय रूप से लंबा है, और इसका एक बहुत ही खास कारण भी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी नली हमारे पेट में समाती कैसे है? तो ये एक स्प्रिंग की तरह कसकर कुंडलित रहती है।
इसकी इतनी लंबाई ये सुनिश्चित करती है कि खाने को पोषक तत्व सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और सतह मिल सके। छोटी आंत के भी 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा ग्रहणी, जहां पैंक्रियाज और लिवर से और भी पाचक रस आकर खाने में मिलते हैं। इसके बाद आता है मध्य भाग और फिर अंतिम भाग, जो बड़ी आंत से जाकर जुड़ता है। और अब सबसे जरूरी बात, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर लाखों करोड़ों उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये सतह के एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि अगर इसे फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट को ढक सकती हैं। और इनका सिर्फ एक ही काम है, पचे हुए खाने से सारे जरूरी पोषक तत्वों को सोखना और उन्हें सीधे खून में भेजना, जहां से वे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो जब सारे काम के पोषक तत्व सोख लिए गए हैं, तो जो कुछ भी बचा है वो अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए आगे बढ़ता है। बड़ी आंत छोटी आंत से बचा हुआ खाना लेती है। इसका मुख्य काम है बचे हुए पानी को सोखना और अपशिष्ट पदार्थ को ठोस बनाना। ये अरबों अच्छे बैक्टीरिया का घर भी है। और हाँ, यहीं पर अपेंडिक्स नाम का वो छोटा सा अंग भी होता है, जिसका हमारे शरीर में कोई खास काम अब तक पता नहीं चला है। ये ठोस अपशिष्ट फिर मलाशय में जमा होता है और जब ये भर जाता है तो इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्फिंक्टर मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं और इसी के साथ भोजन की ये लंबी और अनोखी यात्रा पूरी हो जाती है। तो अगर हम पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं, लगभग 60% काम छोटी आंत में होता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है। पेट और बड़ी आंत भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि शुरुआत और अंत के चरण तुलना में काफी छोटे हैं। तो अंत में ये सोचने वाली बात है ना? ये पूरी पाचन प्रक्रिया मुंह से लेकर अंत तक कितनी अद्भुत और कुशल प्रणाली है। हर अंग अपना काम ठीक से जानता है और दूसरे अंगों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करता है। ये हमारे अपने शरीर के अंदर ही टीम वर्क और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है।